हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो हर वीडियो की तरह इसमें भी देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पर्टिकुलर साइकोलॉजी से संबंधित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 60 देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी से बना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है वो देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है इसमें से। ठीक है, तो सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं, इसमें से गलत होगा उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िएगा। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को क्या करता है, नज़रअंदाज करने के लिए मोटिवेट करता है या प्रेरित करता है, तब जबकि ये कथन गलत हो जाएगा। यह नज़रअंदाज मीन्स यहाँ पे इग्नोर दिया गया है। हमें यही पूछा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन है जो सही नहीं है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की जो कमजोरी हैं एवं असफलताओं को ये नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, तो इस प्रकार का ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी कथन भी देख लेते हैं जो पॉजिटिव है कि यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने की प्रति है उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, तो ये बात तो सही है। सेकंड है, ये अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट ऑप्शन, ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, तो ये भी बात सही है। यानी हमें जो गलत थी वो बतानी थी, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो 1 और 2 और 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव थे और सही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, ये भी आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन साइकोलॉजी से ही संबंधित पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी को इंग्लिश में क्राइटेरिया कहा गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी है वो शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी ऐसी इसमें से क्राइटेरिया कौन सा है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसको विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, वो कथन चूज करना है इनमें से। पहला ऑप्शन है, इसके सिद्धांतों व नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ऐसा कहना तो गलत है ये। बाकी इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक के रूप में स्वीकार हैं, ये भी बात सही है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी बात सही है। हम ये कहेंगे जो पहला कथन है वही गलत है। इसमें यही पूछा था ऐसी कौन सी कसौटी या क्राइटेरिया है जो शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, तो वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि सिद्धांतों में और नियमों में परिवर्तन संभव होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। हालांकि आप जानते होंगे, चाहे तो आप इसे केंद्र से परिधि की ओर बोलिएगा, ठीक है, या केंद्र से बाहर की ओर बोलिएगा, इसे ही यानी केंद्र से बाहर बोलिएगा, तो भी यही एक ही बात है। ठीक है, और तो इसे हम बोलते हैं चाहे केंद्र से परिधि की ओर हो या केंद्र से बाहर की ओर हो, और भी अन्य इसके पर्यायवाची शब्द ले सकता है वो, जो इसमें हमें मालूम है वो केंद्र से परिधि की ओर बोलिएगा या केंद्र से बाहर की ओर या निकट से दूर। इसका एक और नाम होगा जो ये दे रखा है, निकट से दूर, यानी 3 पर्यायवाची बन गए यहाँ पे। एक तो केंद्र से परिधि की ओर एक हो गया, एक हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर, तीसरा हो जाएगा निकट से दूर की ओर। ये सभी चीज़ें होती है ना, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाती है, यानी ये दिशाएँ बताती है विकास की। जैसे प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो हमारे शरीर में केंद्र से बाहर की ओर विकास बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, सेपेलोकोडल, इसे बोलते हैं मस्तकाधोमुखी, यानी ये सिर से पैर की ओर विकास होते हैं ना, सिर से पैर की ओर, तो ये उसे इंडिकेट करता है, यानी ये क्रम बताता है विकास की दिशा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्तुलाकार मतलब जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना वो स्पाइरल रूप में ही होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पाइरल रूप में होगा। इसमें संचयी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, इसी के अंतर्गत आती है संचयी प्रवृत्ति। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोसेस, तो वो यानी वर्तुलाकार स्ट्रक्चर बनती है ना, उसी दौरान होता है वो। बाकी ये रेखिक से संबंधित नहीं होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था। ओवरऑल हमने ये तो देख लिया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें दिशा पूछी गई थी।
जैसे विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, तो विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सिंपल था, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन बना सकता था एग्जामिनर, ये सभी ऑप्शन यही रहते। यहाँ पे पूछता कि इसे हटा दीजिएगा, अब पूछता इसमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें से दिशा और हटा दीजिए। यानी ये विकास का इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसमें नहीं और लगा दीजिएगा, तो भी ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि यहाँ पर रेखी है ना, ये नहीं होता, फिर यही गलत हो जाता। बाकी 3 ऑप्शन ये पॉजिटिव थे, यानी विकास से संबंधित थे। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जो बना है हमने तो बता दिया है कि आपको इसमें केवल प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में पूछा था, यानी इसमें सिंपल यही था कि केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से बाहर की ओर या निकट से दूर की ओर, ये सभी चीज़ें होती हैं, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो देखो, जब आप है ना जब हेरिडिटी और आप एनवायरनमेंट के जब फैक्टर पढ़ते हैं, तो उसी दौरान ये चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे शारीरिक विकास में आपके में कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो बालकों के विकास को निर्धारित करते हैं, तो उनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर आते हैं। तो जैसे वंशानुक्रम, इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, तो नीचे थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट होती है। चाहे हमारे पोषण हो, जो भी भोजन वगैरह है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, विद्यालय में खेल, तो नीचे तौर से इसमें हमारे चाहे फिजिकली हो, चाहे वो आपकी मेंटली हो, ठीक है, और चाहे वो आपकी इमोशनली हो, वो सभी चीज़ें प्रोसेस होती है खेल के दौरान। ठीक है, बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी रोल है, ठीक है, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, चाहे वो आपकी, इसमें पर्टिकुलर अंतःस्रावी की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। बाकी सही गुट को चयन कीजिए, तो इसमें देखो सभी हो जाएंगे ये, यानी सिंपल सा लॉजिक ये था कि बालकों के विकास के या बालक के शारीरिक विकास में निर्धारक तत्व कौन से होते हैं या प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे चाहे वंशानुक्रम हो, पोषण हो, विद्यालय में खेल हो, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजी के द्वारा है प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। यानी आपकी जीन प्याजी की जो SP ने कैप, यानी जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इन 4 अवस्थाओं से कौन सी नहीं है वो बतानी है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे बोलते हैं संवेदीकामक अवस्था, तो ये बात तो सही है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी बात सही है। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये भी बात सही है। 4 नंबर की अवस्था देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये औपचारिक होती है, औपचारिक, और जबकि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो अनौपचारिक दे रखी है। यहाँ पे इनफॉर्मल है, हालांकि जब रियल में देखते हैं तो ये फॉर्मल होती है, इसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं होगी, फॉर्मल होगी। ठीक है, तो सिंपल था, तो अवस्थाओं को लेकर पूछा था कौन सा गलत है, तो 4 नंबर की अवस्था गलत हो जाएगी। बाकी मैंने SP कैप लिखा था, तो वो ये था शॉर्ट में, सेंसरी S से हो जाएगा, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F से हो जाएगा फॉर्मल, या इसे एब्स्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 65 नंबर, कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, तो वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? जब आप थॉर्नडाइक का नियम, थॉर्नडाइक का क्या, जब थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं मोस्टली देखा जाए तो इसे ऐसा थ्योरी बोलते हैं, यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इसमें हम मुख्य नियम पढ़ते हैं, यानी मुख्य नियम 3 हैं, और आपके गौड़ नियम, या जिसे बोल देते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या दूसरे नियम बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये कितने हैं? ये 5 है, ये पढ़ने होते हैं। तो ये मैं जो अब करेक्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें पूछी गई है कि मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं, तो वो PTA होते हैं, PTA, ठीक है, यानी आपके P से प्रभाव का नियम, और A से अभ्यास का नियम, T से तत्परता का नियम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक प्रकरण पढ़ना चाहता है, कौन अध्यापक है, वो विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है एक प्रकरण। ठीक है, अब कह रहा है पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहा है। जब हम एक तत्परता का नियम पढ़ते हैं, इसमें आता है रुचि अरुचि का नियम, यानी इसे 2 भागों में बांट रखा है, रुचि अरुचि।
यानी इसका मतलब ये है, अगर बच्चा इंटरेस्ट है सीखने में तो निश्चित तौर से अधिक में बढ़िया होगा और वो सीख भी जाएगा। लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं है और आप ज़बरदस्ती पढ़ाना तो वो नहीं सीखेगा। केवल यहीं पे यही पूछा था, वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, यानी उसे जो टॉपिक है उसे इंटरेस्ट बनाना चाहता है जिससे विद्यार्थी सीखे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था कौन सा नियम है, यानी कौन से नियम का उपयोग करता है, तो वो तत्परता के नियम का ही उपयोग करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल एक और लिया जाता है, जैसे आपने देखे होंगे, मैंने प्रीवियस में करा रखे हैं कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही है, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो अपने आप ही चला जाएगा और पानी भी पी लेगा, ज़बरदस्ती आप उसे नहीं पिला सकते। तो ये आपकी तत्परता के नियम से ही संबंधित हुआ। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। इसके मुख्य नियम का मतलब आप इसे प्रथम नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो आप जानते होंगे मेन रूल से होते हैं ये, या प्रथम नियम बोल सकते हैं, ये होते हैं गॉड, या इसे सेकेंडरी बोल देते हैं। तो ये 5 होते हैं और मुख्य होते हैं 3 हैं। ठीक है, बाकी अभ्यास के नियम में आपको जब इतनी चीज़ें हम बता ही रहे हैं तो और भी बता दूँ, जो उपयोग अनुपयोग है ना, ये किसके लिए उपनियम हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे इसके अभ्यास के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रभाव के नियम में 2 नियम हो जाते हैं, उपनियम बोल सकते हैं। एक तो होता है, इसे सेटिस्फैक्शन के नाम से याद रख सकते हैं, यानी जैसे संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कि निर्मितवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थियों को सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग कर वास्तविक संसार से संलग्न रहते हैं, संसार में करते हैं, यानी वास्तविक संसार में करते हैं। तो ओवरऑल हम ये देखें इस क्वेश्चन को पढ़ के, तो इससे एक चीज़ निकल रही है। क्या निकल रही है कि जैसे कि आपने ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी, जब हम निर्मितवाद यानी जो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, देखो अब क्वेश्चन को अब कर रहे हैं तो एक चीज़ देख लीजिएगा। अगर ये कहा जाए कि निर्मितवाद, या इसे ही बोल देते हैं आप रचनावाद, ठीक है, रचनावाद, तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो यानी प्रोपांडर, तो वहाँ पे वाइगोत्स्की का नाम आता है। देखो ये ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है। लेकिन हमें पूछा था कि निर्मितवाद के 5 ई उपागम, यानी जो आपकी, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 5 ई अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है। आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ये, इसमें नाम आता है आपके रोजर बाइबी। कौन आते हैं, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक तो नहीं पूछा है ये वाला बाइबी। ये कौन है पता है आपको, ये आपका इस मॉडल को देने वाला इसमें कहलाता है ये सह निर्माता, या आप इसे सह निर्माता ही कहेंगे। ठीक है, ये सह निर्माता है। इसने 5 स्टेप बताए कि बच्चे इस आधार पर भी सीख सकते हैं। वो कैसे, पहले यानी 5 ई में पहली ई किससे संबंधित होगी, तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ। पहली ई का मतलब होता है एंगेज, जो इसमें ऑप्शन में दे रखी है पहले नंबर। ठीक है, तो ये एंगेज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी विशेषता है वो भी याद रखेंगे तो जिससे आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। दूसरा नंबर पे आपको आता है, दूसरे नंबर पे इसमें दे रखा है एक्सप्लोर, ये भी बात सही है, यानी 2 नंबर पे एक्सप्लोर आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा एलाबोरेट, इसमें दे रखा है एलाबोरेट। ठीक है, फिर 4 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है ये एक्सप्लेन। ठीक है, और फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, इसमें ऑप्शन में है नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ एवेल्यूशन, जिसे बोलते हैं आप मूल्यांकन। तो ये 5 स्टेप बताए थे, क्रम होता है, उन हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे एंगेज की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट है वो पूर्व ज्ञान तक उसकी पहुँच हो, उससे संबंधित होता है। दूसरा है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का वैसे देखा जाए मतलब होता है खोज या अन्वेषण। तो इसमें ये चीज़ है कि बात छात्र करेगा इन चीज़ों को, चाहे वो खोज करना हो या अन्वेषण। ठीक है, एलाबोरेट का मतलब होता है एक तरह से विस्तार देना किसी भी चीज़ को, यानी आप ऐसे कह सकते हैं अपनी समझ बढ़ाते हैं स्टूडेंट अपनी इसमें। ठीक है, एलाबोरेट। एक्सप्लेन का मतलब तो वो ये एक तरह से व्याख्या करना होता है, जैसे नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए व्याख्या करना। ठीक है, बाकी एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप अपनी समझ को विकसित किया है ना, उसका आंकलन करना होता है। तो ये आ जाता है एवोल्यूशन में। ओवरऑल हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। आप ये कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इनमें से कैसे फिट बैठेगा। तो देखो इनमें से कैसे बैठेगा, इन 5 में से एक होगा। आप जब मैं जब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ
तो आपने ये चीज़ें तो देख ली कि मैंने इन चारों चीज़ों की बात की है जो ऑप्शन में दे रखी है। एक एक्स्ट्रा मैंने बताया था इवोल्यूशन। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इससे संबंधित बात हो रही है? देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्हीं से मालूम होता है, ठीक है। बाकी आप कुछ चीज़ों पे फिक्स होते हैं तो उन चीज़ों को रट सकते हैं। रट मीन्स ये कि इसमें ये शब्द आ रहा है तो निश्चित तौर से इसी से संबंधित होगा, इस प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने एलाबोरेट बताया था, तो एलाबोरेट में क्या चीज़ बताई थी मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने ये बताया था इसका मतलब होता है कि विस्तार करना या इसको समझ बढ़ानी होती है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो देखो ये कह रहा था कि और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करता है। बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी जोड़ी गई थी जैसे वास्तविक संसार से जुड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है, लेकिन आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, उनमें ये चीज़ें दे रखी होती हैं, तो आपको खुद से आइडिया लगाना होता है कि अच्छा ये समझ की बात कर रहा है इसमें और वास्तविक जीवन से भी कर रहा है। तो इस प्रकार आपको लिंक करने होंगे। सिंपल सा, अगर यहाँ पे ये पूछता है कि वो अपने आप का आकलन करता है, यानी जो भी उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, तो उसमें क्या कर रहा है, वो खुद का आकलन कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इस पर चले जाते हैं, ठीक है। और या इनमें और भी ऑप्शन देखें कि जैसे कि वो टॉपिक के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहा है पूर्व ज्ञान के आधार पर, तो फिर हम इस पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें लिंक करनी होंगी और ये खुद से नहीं होती हैं, ये आप थ्योरी पढ़ेंगे उसकी समझ के आधार पर ये विकसित होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विस्तार वाला, या कह सकते हैं एलाबोरेट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर इस प्रकार पूछा है कि जो पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं होता करता है और अधिगम का यह नियम जाना जाता है। आप इस नियम यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी समझ में एक चीज़ आएगी जो ऑप्शनों के आधार पर, कैसे कि बहु अनुक्रिया का नियम है, ये संबंधित है आपके थॉर्नडाइक से। जो थॉर्नडाइक के गॉड नियम हमने अभी बात की थी, आपको ध्यान होगा, और जिसमें मैं ये कह रहा था कि ये 5 होते हैं ये गॉड नियम। तो उनमें से एक नियम तो ये है जो मैंने बताया है, कौन सा, बहु अनुक्रिया का नियम, जिसे बोलते हैं मल्टीपल रेस्पॉन्स के सिद्धांत। साचार्य स्थानांतरण ये भी नीचे तौर से थॉर्नडाइक से जो गॉड नियम है उन्हीं में आता है ये, ठीक है। बाकी प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम फिर भी थॉर्नडाइक का ही है ये, ठीक है। यानी ये आपका मुख्य नियम है और जो ऊपर के 2 नियम थे ये गॉड नियम थे, ठीक है। अब आ गया संशोधित प्रभाव का नियम, लेकिन इसके बारे में तो बात ही नहीं की है। हालांकि प्रभाव के नियम की बात की है लेकिन संशोधित की बात नहीं की है किसने, थॉर्नडाइक ने। तो हम कैसे बताएंगे पहले देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें लिंक दे रखा है और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में कराई हुई है। जब मैं बहुत सारी एस्टेट के क्वेश्चन पेपर कराए तो उनमें ये चीज़ें इंक्लूड है कि ये वाला ही क्वेश्चन उसमें भी है कि जैसे कि पुनर्बलन का संबंध अगर मजबूती को बढ़ा रहा है जबकि दंड से संबंधित शक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कुछ भी नहीं करता है, तो यह अधिगम का नियम जाना जाता है। इसे हम बोलते हैं संशोधित प्रभाव का नियम। अब कैसे कहेंगे, देखो अब मैं लिंक कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना है यहाँ से कि जब आप स्किनर का नियम पढ़ेंगे ना, स्किनर को जिसे बोलते हैं, स्किनर के देखा जाए तो वो RS थ्योरी बोलता है, लेकिन इससे हम अगर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं वो उसके ऑपरेंट कंडीशन के हिसाब से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के नाम से, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जब हम स्किनर की बात करते हैं तो ये अपने पूरे सिद्धांत में पुनर्बलन पर ही जोर देता है। देखो अब मैं लिंक कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक है, यानी पुनर्बलन पर जोर देता है। हालांकि पुनर्बलन का सिद्धांत वो क्लार्क ने दिया था, क्लार्क हॉल ने, लेकिन ये बात करता है यानी ये अपने सिद्धांत पर पुनर्बलन पर ही डिपेंड है इसका पूरा सिद्धांत। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है या RS थ्योरी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी आपका इसका ये सिद्धांत है वो आपकी ये प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक है ना, इस पर आधारित है ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी या RS थ्योरी है स्किनर की, पूरा ही नियम इसका इसी पर प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जब भी हम पुनर्बलन से संबंधित मजबूती को बढ़ा देता है और कह सकते हैं जो क्या आपको पुनर्बलन जबकि दंड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इस पुनर्बलन की बात कर रहा है और वो भी इसका नियम है प्रभाव के नियम पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर टर्म यूज की गई ये संशोधित प्रभाव का नियम था, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी माना है। ये तो सभी चीज़ें थॉर्नडाइक से संबंधित थी। स्किनर ने निश्चित तौर से पुनर्बलन पर जोर दिया है और अपने सिद्धांत पर फोकस रखा है उसने पुनर्बलन पर, तो उसे हम बोलते हैं संशोधित प्रभाव का नियम है, जो प्रभाव के नियम पर ही आधारित था आपके स्किनर का नियम। हालांकि इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आपको थ्योरी से ही निकल के आते हैं जब पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से,
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी गाइड हो या किसी की बुक हो तो आप पढ़ोगे तो इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी आपको, ठीक है। बाकी मैंने सभी चीज़ें बता दी थी, जो अदर ऑप्शन दे रखे थे इसमें। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऑलपोर्ट के अनुसार वे सील गुण जो उनको चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये चारित्रिक प्रवृत्ति होती हैं वो ट्राइट्स होती हैं आपकी, ठीक है। प्रवृत्तियों का ये प्रतिनिधित्व करती है जिनका उपयोग आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तो उन्हें कहा जा सकता है या उन्हें जाना जाता है किसके नाम से। देखो, ऑलपोर्ट की एक परिभाषा है, या ऑलपोर्ट ने एक सिद्धांत भी दिया था, उस सिद्धांत का नाम था, आपको मैं बता भी दूं। ऑलपोर्ट का जो सील गुणों का सिद्धांत है ना, ऑलपोर्ट इन्होंने दिया था सील गुणों का सिद्धांत। सील यहाँ पर गुण लिखा है, गुणों का सिद्धांत, ठीक है। यही फेमस है। इसकी एक परिभाषा और है, कौन सी वाली आपने देखी होगी। ये परिभाषा आती है, व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक या मनोदेहिक बोल सकते हैं इसे, या मनोगत्यात बोल सकते हैं तंत्रों का वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को ही निर्धारित करता है या निर्धारित होता है। तो ये परिभाषा है एक, जो मोस्टली सभी परीक्षा में पूछी जाती है। लेकिन हमें तो वही बताना था कि उनमें से ऐसे कौन से चारित्रिक प्रवृत्तियाँ का प्रतिनिधित्व करता है जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपका केंद्रीय सील गुण। देखो, मैं आपको समझा दूँ, इसमें 1 मिनट लगेगी बस, उसमें समझा दूँ। जो ऑलपोर्ट ने ये सील गुण बताए थे ना, ये 2 प्रकार से बताए थे। कौन कौन से 2 प्रकार बताए थे मैं आपको बता दूं। ये कैसे केंद्रीय गुण हो जाएगा, यहाँ पे डाल के मैं बता सकता था इसमें से केंद्रीय गुण कौन से होंगे, गौड़ कौन से होंगे, सामान्य गुण कौन से होंगे, तो मैं निकल जाता। लेकिन मैं अब डिटेल से बता रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा उस आधार पर। जैसे आपको यहाँ पर 2 डिवाइड कर रखे थे, एक तो कॉमन ट्राइट्स जो आपके दे रखे हैं, क्या ये देखो, ये 3 नंबर में दे रखे हैं ना, ये कॉमन ट्राइट्स हो जाएंगे। एक हो जाएंगे पर्सनली ट्राइट या पर्सनल ट्राइट, इसमें दे रखा है कि कहीं नहीं दे रखा है। पर्सनल ट्राइट, इस पर्सनल ट्राइट को पे 2 भागों में बांट दिया था इन्होंने। वो कौन कौन से थे? 2 भागों में नहीं, माफी चाहूँगा, ये 3 भागों में बांटे थे। तो देखो, एक तो कार्डियल, ठीक है, इसे कार्डियल प्रवृत्ति बोल सकते हैं। फिर दूसरे नंबर की थी, वो कौन सी थी? वो दूसरे नंबर की थी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, आपको देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति। तीसरे नंबर की थी, वो थी आपकी गॉड बोल सकते हैं, और गॉड को ही हम इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है, ठीक है। ये प्रकार से इन्होंने बांटे थे, ठीक है। तो अब हमने केंद्रीय सील गुण कहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हो। जैसे चारित्रिक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जब हम समाज में रहते हैं तो मोस्टली मनुष्यों की 4 से 5 ऐसी विशेषता होती है, वो कॉमन होती है, हर किसी में मिल जाती है। जैसे कि सामाजिकता का गुण, समाज में रह रहा है तो उसके अंदर निश्चित तौर से सामाजिक का गुण होगा। देखो, ये जब थ्योरी पढ़ेंगे ना उसमें मिलेगा ये चीज़ें, ठीक है। बाकी है और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आत्मविश्वास, ठीक है। यानी कि प्रवृत्तियाँ हैं, जो कह रहा है ना क्वेश्चन कि ये चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यही हैं चीज़ें। बाकी बात करें जैसे गौड़ प्रवृत्ति में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये ध्यान रखना है। जब केंद्रीय हम सील गुणों की बात कर रहे थे, किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये पर्सनल ट्राइट्स के मतलब, यानी जो पर्सनल आपके जो सील गुण होंगे उनसे संबंधित है, जिसमें कार्डियल है। तो देखो, कार्डियल के लिए जैसे महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा, और ये महात्मा गांधी का जो अहिंसा का जो गुण है, ये निश्चित रूप से कार्डियल गुण हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हिटलर है, वो एक तरह से तानाशाह रहा था, ठीक है। और भी जैसे कि ये हो गया कार्डियल गुण हो गई। केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण में मैंने बता दिया, समाज में रहते हैं 4-5 ऐसे गुण होते हैं जो समाज में हर किसी व्यक्ति में मिल जाते हैं, जैसे सामाजिकता का, आत्मविश्वास का, मुझे 2 ही मालूम है, और भी हो सकते हैं इसमें। बाकी गौड़ का मतलब होता है जो सेकेंडरी है, और ये सेकेंडरी तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ये नॉर्मली होते हैं, जो जैसे ऐसे आपके खाने की स्टाइल हो गई, ठीक है, आपके बालों की स्टाइल हो गई, जो बाल आप कैसे भी रखते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो ये नॉर्मली है, यार किसी के अंतर्गत पाई जा सकती है। तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, आप ये ध्यान रखो। ऑलपोर्ट ने सील गुणों का सिद्धांत दिया था, जैसे 2 भागों में आता। कॉमन ट्राइट्स का मतलब होता है सामान्य गुण, यह सामान्य सील गुण, और पर्सनल ट्राइट्स का मतलब होता है कि पर्सनली का मतलब व्यक्तित्व सील गुण।
इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन हालांकि कई कई बुकों में 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 3 इसलिए बता रहा हूँ, किसी ऑथेंटिक बुक से ही बता रहा हूँ मैं कि कार्डियल प्रवृत्ति होती हैं, ये परिचय पूछे हुए हैं, जैसे कि एक महात्मा गांधी का अहिंसा, हिटलर का तानाशाह, या ठीक है तानाशाह ही मान सकते हैं। बाकी जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए थे, सामाजिकता का गुण और आपके आत्मविश्वास। अब आती है गॉड। गॉड का मतलब सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में तो मैंने बता दिया, जो भी सामान्य चीज़ें होती है ना, जैसे समाज में जैसे खाने की, जो भोजन आप खाते हो उसका तरीका हो गया, बालों की स्टाइल हो गई, ठीक है, तो ये गुण आ जाते हैं। तो ये तो हम निकाल ली। इसमें आप ध्यान रखें, शुरुआत में ऑलपोर्ट ने 18,000 शील गुण बताए थे, फिर इसे कम करते लाए, लास्ट में जा के इसका एक शिष्य हुआ था कैटल, उसने जाके लास्ट में जाके उसने 16 PF दी थी, यानी 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनरी, यानी जिसे प्रश्नावली बोलते हैं, ये वाली दी थी लास्ट में जाके। तो ये भी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने बात कर ली है, जितनी भी थी वो जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी आप जो भी रेफरेंस बुक है उसे देख लेना, अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो देखो इसमें दे रखे हम पहले बाद में थ्योरी की बात कर लेंगे, पहले देख लेते हैं। जैसे शब्द साचार होगी, वाक्य पूर्ति होगी, समाज विधि होगी, व्यक्ति अध्ययन हो गई, और सही कूट का चयन कीजिएगा। देखो यहाँ पर तो नहीं कहा गया है, और यहाँ पर सही कूट का मतलब जो नहीं पूछा है वो बताइएगा। तो देखो मैं आपको बता दूँ, आपने सिग्मंड फ्रायड तो पढ़ा है, उसने आपको ध्यान होगा 2 प्रकार की विधियाँ दी थी, एक तरह से जो आपके अचेतन मन में क्या है उसे जानने के लिए, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसे नॉन प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन सी विधि आती हैं उनमें से इसे छांट लेंगे, और इनके अंतर्गत आएंगे उन्हें छांट लेंगे, जिससे डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। लेकिन देखो मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता था, मैं निकल सकता था, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आपकी रिविजन भी हो जाएंगी और आप आंसर पे भी पहुँच जाओगे। जैसे पहली थी IVT पहले, ठीक है, TAT मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसे इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते थे, इसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते थे, ठीक है। एक होती थी CAT, जिसे चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते थे। इसके अलावा FWAT, और इसके अलावा और कौन सी होती थी, एक SCT हुआ करती थी, और इसके अलावा PFT, इसके अलावा ड्रॉइमेंट टेस्ट, ये सभी थी। इसके अलावा अप्रक्षेपी 2 विधियाँ आती थी, एक तो सब्जेक्टिविटी यानी जो विषय वस्तु से संबंधित, एक होती थी ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी में एक तो समाज मिति आती है, तो मुख्य थी उनकी बात कर रहे हैं, जैसे समाज मिति GL मोनेरो वाली। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड। तो ये समाज मिति की बात कर रहे थे, तो GL मोनेरो वाली आ गई, ठीक है। इसके अंतर्गत सब्जेक्टिविटी के अंदर कौन सी आती है, जैसे केस स्टडी होगी, जिसे हम बोल रहे हैं केस स्टडी को बोलते हैं व्यक्ति अध्ययन विधि, ठीक है, केस स्टडी। और कौन सी आती थी, इसी में आती थी आपकी प्रश्नावली, जैसे क्वेश्चनरी बोलते थे, प्रश्नावली हो गई। इसी में आती थी आपकी साक्षात्कार, ठीक है। अब इतनी बहुत है क्योंकि इन्हीं से आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। हमें क्या पूछा था ना कि इसमें व्यक्तित्व के आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, समझ रहे हो आपको। तो प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी है, IVT है, TAT है, CAT है, FWAT है, SCT है, PFT है, और आपकी ड्रॉइमेंट टेस्ट है। चलो इंग्लिश देखिएगा, वर्ड एसोसिएशन को ही बोलते हैं हम FWAT। एक तो ये होगी प्रक्षेपी विधि, तो इसका मतलब हमने ये प्रक्षेपी विधि पर राउंड कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा था वाक्य पूर्ति, वाक्य पूर्ति को कहते हैं सेंटेंस कंप्लीटेंशन, तो ये आपकी SCT वाली हो जाएगी, तो ये भी आपकी प्रक्षेपी विधि हो गई। समाज मिति है वो आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं होगी, कौन सी होगी, अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी में कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट वाली, तो ये मैंने लिख रखा है समाज मिति, तो इसे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें प्रक्षेपी विधि नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ये हो गई। बाकी व्यक्ति अध्ययन विधि को मैंने बोला था केस स्टडी, तो केस स्टडी किस में आती है, ये अप्रक्षेपी विधि की सब्जेक्टिविटी के अंतर्गत आती है, कौन सी, केस स्टडी, जिसे व्यक्ति अध्ययन बोलते हैं। तो ये भी कौन सी विधि है, अप्रक्षेपी। क्वेश्चन अब ये हमें पूछा था कि व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, इसका मतलब ये है इसमें अप्रक्षेपी विधियाँ पूछी गई हमें। तो प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है, तो वो एक तो हो जाएगी समाज विधि और एक हो जाएगी व्यक्ति अध्ययन विधि। तो C और D किस में है, C और D ऑप्शन नंबर 2 में इसका यही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यही पूछा था व्यक्ति आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, बाकी ये दोनों प्रक्षेपी विधि थी। इनके अलावा ये भी विधि सभी प्रक्षेपी विधि में आ जाएंगी, जितनी भी मैंने लिखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 वो इस प्रकार पूछा है कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो ये समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है। तो आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े होंगे, ये हम पढ़ते हैं जब समायोजन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो देखो मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको शॉर्ट में ही कि जैसे कि जब हम जैसे आप ये समझिएगा, मैं सीधी बात बता दूँ, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी दुखद घटना होती हैं या कोई गलत काम हो जाते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते लेकिन वो भूल से हो जाते हैं, फिर आप उसे उन चीज़ों को अचेतन मन में चली जाती हैं वे बातें या घटनाएं, और फिर आपने एक शब्द चलो बाद में बता दूंगा ऐसे, तो ये चीज़ें अचेतन मन में दब जाती हैं या अपने आप वहाँ पर चली जाती हैं, तो हम समायोजन की ये कौन सी रक्षा युक्ति खिलाती है, तो उसे हम बोलते हैं दमन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, एक और आपने सुना होगा इंग्लिश में एंजाइटी हो गई मुझे, तो इस एंजाइटी का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जो भी आपकी पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी दुखद घटनाएं रही हैं वो आपके दिमाग में अचानक आ जाए चेतन मन में, तो फिर उसे ही हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसे घृणित काम जो जिसे आप करना नहीं चाह रहे वो गलती से हो गई, और जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो होती है एक तरह की एंजाइटी, आपको गिल्टी फील होना, आपको बुरा लगना, घृणा होना अपने आप से, तो वो होती है। ये वही बात कर रहा था, इसे बोलते हैं दमन। यहाँ पर और भी ऑप्शन आए हैं जैसे प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, यानी आप पुराने समय में जो घटित घटना है अब उन्हीं आप दोहरा रहे हैं। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए आप 1 साल के थे या आप 1.5 साल के थे या 2 साल के थे, बच्चों में एक आदत थी अंगूठा चूसना, तो आप अब है करीबन मान लीजिए 25 वर्ष के, आप भी अंगूठा चूसते हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिगमन का मतलब होता है जो आपकी पुरानी चीज़ें थी आप उन्हें दोहरा रहे हैं या पुराने समय वापस जा रहे हैं एक तरह से। इसमें और भी हैं जो पेरेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे मोस्टली जो फादर ही होते हैं, तो वो बच्चों के साथ घोड़ा बन के खेलते रहते हैं, तो वो क्या है? एक प्रतिगमन का उदाहरण होता है। ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी प्रक्षेपण का मतलब होता है आप अपनी गलतियों को प्रोजेक्शन, हाँ ये आप अपनी गलतियों को दूसरों पर डालना, एक तरह से प्रक्षेपण ही होता है। ठीक है, विस्थापन का हमने एक क्वेश्चन किया था कल। विस्थापन का मतलब होता है आपका जो कोई टारगेट था आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कोई दूसरा मार्ग, यानी दूसरा मार्ग तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं करना चाह रहे हो या हो पा रहा नहीं है आपसे, उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरा टारगेट अचीव कर लेंगे उसके स्थान पर, तो उसे बोलेंगे विस्थापन, ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। और डिस्प्लेसमेंट, और इसका पर्यायवाची होता है विस्थापन का प्रतिस्थापन, यानी समानार्थक शब्द होता है ये समानार्थी। तो एक हमने कल क्वेश्चन किया था, मैं आपको बता भी दूँ, एक सेकंड। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमने किया था लास्ट में? 70 नंबर। 70 नंबर किया था, तो 70 का अब इसमें दे रखा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वही। अब देखिएगा ये हमने कल किया था, अब वो ध्यान हो तो इसमें देखिए, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड, एक तो ये हैंग भी हो रहा है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था तो मैं इसमें ये बता रहा था कि कल हमने एक विस्थापन या प्रतिस्थापन का हमने एक क्वेश्चन किया था, तो जो प्रतिस्थापन का जो क्वेश्चन है ना या डिस्प्लेसमेंट का, वो ये एग्जाम्पल था जो कल हमने किया था कि एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता था। ठीक है, चिकित्सक बनना चाह रहा था लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध हैं, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन की कौन सी युक्ति होगी? तो वो आपकी प्रतिस्थापन होगी। ठीक है, बाकी आत्मीकरण होगा नहीं, दमन होगा नहीं, प्रतिगमन होगा नहीं। और प्रतिगमन मैंने बता दिया पुराने समय में लौटना, एक तरह से उन प्रतिक्रियाओं को अपनाना जो आपने बहुत पहले कही थी। दमन का मतलब मैंने बता दिया जो कि कष्टप्रद जो भी चीज़ें हैं या घटनाएँ जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप अचेतन मन में दबा दें। और हालांकि मैं इसे आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कोई आपसे अच्छा गुणों में अच्छा है, आप उसके साथ आत्मसात करें, यानी उसके साथ आप संबंध बताएं, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
या अपनी पहचान उसके साथ है कैसे करें, रिलेट, अब को रिलेट करें या उसे एक तरह से कह सकते हैं उसके साथ संबंध बताएं आप एक तरह से, वो होती है आइडेंटिफिकेशन। प्रतिस्थापन का ये उदाहरण हो गया था। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो यहाँ पे कर रहे थे, तो मैंने ये सभी चीज़ें बता दी हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है दोषारोपण करना दूसरों पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी ये भी शानदार क्वेश्चन है, 71 नंबर। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा है गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो देखिएगा, जैसे कि गिलफोर्ड का नाम लेते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं, क्या लेते हैं कि इसने दी थी 3D यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसमें 3 आयाम बताए थे OCP। ओ को बोलते हैं संक्रिया, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा होता है कॉन्टेस्ट, जिसे विषय वस्तु बोलते हैं। और तीसरा होता है प्रोडक्ट, जिसे उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आयाम दे रखे हैं, जो हमने लिखे थे वही दे रखे हैं। इधर की तरफ तत्व दे रखे हैं, यानी इन आयामों में कुछ तत्व हैं, तो उन तत्वों के बारे में बात की गई है, कौन किससे संबंधित नहीं है हमें ये बताना है। जैसे संक्रिया की बात करें, ठीक है, संक्रिया जिसे ऑपरेशनल बोलते हैं, तो इसके अंदर होता है CCD। अभी बात कर लेंगे। जैसे दूसरे नंबर पर विषय वस्तु, विषय वस्तु में आती है इसमें आता है बॉयफ्रेंड SS। और तीसरा होता है उत्पाद, इसमें आती है RSCITU, ये होती है, ठीक है। ये तत्व है इसके अंतर्गत, जो संबंधित नहीं होगा हम मिलान कर लेते हैं। जैसे संक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन आता है कि नहीं आता है, जो संक्रिया है इसके अंतर्गत मूल्यांकन आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। ये ई है ना, इसका मतलब इवोल्यूशन होता है यानी मूल्यांकन, ठीक है। तो ये मूल्यांकन आता है निश्चित तौर से, ये तो मिलान सही है। अब दूसरा नंबर देखिए, विषय वस्तु में संज्ञान आता है क्या, विषय वस्तु ये है, तो इसके अंदर वी का मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर, ठीक है। मैं एक एक चीज़ समझ रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आता है फिगर, फिगर का मतलब एक तरह से आकृति होता है। एक होता है सिम्बॉलिक, जैसे आप सिम्बॉलिक, तो इसे संकेतार्थ बोल सकते हैं। एक होता है सेमेंटिक्स, जिसे नेतार्थ बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित तो है ही नहीं, यानी विषय वस्तु जो आयाम था उसमें संज्ञान तो कहीं आया ही नहीं है। जैसे व्यवहार आया था, और व्यवहार के बाद उसकी आकृति आई थी फिगर। तीसरा आया था सिम्बॉलिक, जैसे संकेतार्थ बोलते हैं। एक आता है सेमेंटिक्स, लेकिन आपका संज्ञान नहीं आया। संज्ञान आता है यहाँ पे, जो आपकी संक्रिया थी ना, इसमें से एक तो होता है कन्वर्जेंट, एक होता है आपका कॉग्निटिव, जिसे आप बोलते हो संज्ञान, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये गलत है, हमें यही पूछा था ना कौन सा मिलान नहीं है, तो एक तो बी मिलान नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु में ये संज्ञान नहीं आता है। दूसरा है उत्पाद, उत्पाद में स्मृति आती है क्या, देखो क्यों नहीं आती है कि CCD हम पढ़ेंगे ना, इसमें एम है ना, ये स्मृति होती है यानी मेमोरी, तो यानी ये भी संबंधित नहीं है। उत्पाद में तो केवल ये आती हैं RSCIT, तो इसमें एम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी मेमोरी नहीं बनेगा वो। मेमोरी यानी मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति, तो इस वजह से ये उत्पाद से संबंधित नहीं है, यानी B और C इसमें सही नहीं है, यानी ये कह सकते हैं सही मिलान नहीं है। केवल एक ही मिलान था जो था संक्रिया में मूल्यांकन तत्व आता है, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो उन चीज़ों में एक चीज़ वो ध्यान रखना, जब हम इन OCP की बात करते हैं तो आयामों को मल्टीपल करने पर 120 आया था। ये 1967 या 77 की बात है, देखो डेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन शुरुआत में इन्होंने 120 घंटे बताए थे, लास्ट में जाके वो 180 हो गए थे, जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये पुराने यानी शुरुआत हुई थी तब 120 घंटे थे, वर्तमान में 180 घंटे इसके, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने सभी चीज़ें थी वो बता दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 72। इससे संबंधित हमने कल एक और क्वेश्चन किया था, वो भी हम कनेक्ट करके देख लेंगे। अभी देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो ये कह रहा है कि रोहन पारस्परिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार है ये किस प्रकार की बुद्धि को कहलाती है। हालांकि देखा जाए ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं कि डायरेक्टली आंसर निकाले कि निकल जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। फिर भी हम ये कहेंगे ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिकल बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि है उसके बारे में बात कर रहा है। देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखनी होंगी, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को पहचाना जा सके। कैसे, जब भी आप ट्राइआर्किक थ्योरी की बात करेंगे, यानी त्रितंत्रीय सिद्धांत की जो बुद्धि में चलता है, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है। पहली बात तो ये है,
किससे संबंधित है? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से। ये शानदार क्वेश्चन बनते हैं इसके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। इसने 1985 में एक बुक आई थी बियॉन्ड आईक्यू, बियॉन्ड आईक्यू के नाम से। उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चों का दिमाग होता है ना, वो आपका एक तरह से कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। जिस सिद्धांत को कहा गया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ये सिद्धांत था। इसे हिंदी में कहेंगे संसाधन सिद्धांत, यानी सूचना संसाधन सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं, एक बेसिक स्किल होती हैं, तो बेसिक स्किल में बांटा था इन्होंने अपने सिद्धांत को। मैं शुरुआत से एंड तक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इनमें मुख्य मुख्य चीज़ें मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो इन्होंने अब क्या बताया था कि हमारे जो बेसिक स्किल होती हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें इन्होंने नाम लिए थे। जैसे मैं शुरुआत से बात कर लेता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया था शुरुआत में हम एनकोडिंग करते हैं दिमाग में कुछ चीज़ को, एनकोडिंग, ये गलत लिखा है मैंने, एनकोडिंग इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं कूट संकेत, ठीक है। फिर 2 नंबर पे हम क्या करते हैं, फिर 2 नंबर पे हम, यानी ये प्रोसेस बताई थी कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जिससे कि आप भविष्य में आप जो भी रेफरेंस बुक है उसके थ्रू वो नहीं आप इन्हें लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हो गई अनुमान लगाना, जिसे इनफेरिंग बोलेंगे, यानी जिसे एक तरह से यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं मैपिंग। 3 नंबर पे आएगी आपकी मैपिंग, और इसकी हिंदी हो जाएगी अनुमान लगाना। 4 नंबर पे आती है आपकी कह सकते हैं एप्लीकेशन, यानी उपयोग करना। 5 नंबर पे आती है आपकी लास्ट में आएगी जिसे बोलते हैं अनुक्रिया, आप रेस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स। ये विभिन्न बेसिक स्किल बताए थे उन्होंने कि बच्चे इस प्रकार है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सोचते हैं और कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, किस प्रकार रेस्पॉन्स करते हैं, वो सभी प्रोसेस बताई थी। लेकिन उन्होंने इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस बताई, प्रोसेस के आधार पर इन्हें 3 घटकों में बांटा था बुद्धि को। वो कौन कौन सी थी, जैसे कि पहले नाम आता है मेटा, यानी देखो ये बात तो नॉर्मल ही थी कि बेसिक स्किल होते हैं ना उसके आधार पर, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है बच्चों में, यानी जो आप संज्ञानात्मक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, वो इन तीनों के आधार पर होती है, जैसे बेटा कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी बेटा यानी मेटा घटक बोल सकते हैं इसे। दूसरी होती है आपकी परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। तीसरी होती है, इसे आप लिख लेना चाहे तो लिख सकते हैं, ज्ञान संग्रहण घटक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन कंपोनेंट। ये 3 इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस के घटक बताए थे। ये तो नॉर्मली हो गई जो बातें जो आप इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ पे बना है। अब इन्होंने क्या किया, लास्ट में जाके इन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अलावा जो हमने ये बात की है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कॉग्निटिव जो भी आपकी कॉग्निटिव हो गई वो प्रोसेस होती है ना, उसके ये 3 घटक बताए थे। लेकिन आगे चल के फिर क्या किया था, इनके अलावा इन्होंने व्यक्ति को 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वो बुद्धि आपके ऑप्शन में भी दे रखी है। पहली बताई थी इन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि को आप एनालिटिकल बोल सकते हैं, या फिर इसे कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, नहीं कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि को एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस, या इसे ही हम बोल सकते हैं कंपोनेंशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस। एक तो ये, और दूसरी थी आपकी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इसे, या एक्सपीरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, या तो क्रिएटिव बोलिए या एक्सपीरियंशियल, ठीक है। और एक तीसरे नंबर की और बताई थी जो व्यवहारिक होती है, व्यवहारिक बोलिए या इसे ही प्रैक्टिकल बोलिए, और क्या इसके उपनाम हो सकते हैं, इसके और हो सकते हैं आपकी
कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, इंटेलिजेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से मैंने आपको क्या बताया। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो जैसे कि एनालिसिस बताई थी मैंने, प्रैक्टिकल बताई थी, ठीक है, एनालिसिस हो गई, प्रैक्टिकल होगी, और तीसरी बताई थी मैंने जो क्रिएटिविटी वाली होगी। तो इन तीनों घटकों की विशेषताएं बताई गई हैं, इन विशेषताओं क्या क्या था, तो उनके आधार पर ये क्वेश्चन बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वाला, कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने है कौन सा सिद्धांत दिया था, मैंने बताया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं सूचना संसाधन प्रक्रिया, और सॉरी सूचना प्रोसेसिंग को मैं प्रोसेसिंग ही कह रहा हूँ, ठीक है, यानी सूचना प्रोसेसिंग को संसाधित बोल सकते हैं, या आप प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, सूचना प्रोसेसिंग सिद्धांत, ठीक है। ये था, इनमें इन्होंने ये घटक बताए थे कि मतलब बच्चे दिमाग में किस प्रकार रेस्पॉन्स करते हैं और कैसे सोचते हैं, किन शब्दों को लेते हैं किस प्रकार, तो ये 5 घटक थे। लेकिन फिर आगे चल के उन्होंने बच्चों की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है ना, उनको 3 भागों में बांटा था, जैसे कि मेटा कंपोनेंट्स, दूसरा था परफॉर्मेंस, तीसरा था आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ये हो गई। इनके अलावा भी उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताई थी एनालिसिस या विश्लेषणात्मक, जैसे ही आप कंपोनेंशियल बोल रहे थे, एक होती है क्रिएटिव जिसे एक्सपीरियंस बोल रहे थे, एक होती है व्यवहारिक प्रैक्टिकल, ये जिसे बोलते थे कॉन्टेक्चुअल, जैसे विषय वस्तु बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये प्रकार थे। तो जो व्यवहारिक बुद्धि होती है ना, वो ये ही होती है, कौन सी, जिसमें जैसे कि रोहन है जो पारंपरिक बुद्धि परिचयों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को वो तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये बताइए ये विशेषता किससे संबंधित है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें और पर देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वही बता रहा हूँ, जिसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ इस क्वेश्चन को मैं, जैसे कि देखो मैं बाद में और भी चीज़ें बता दूंगा इसमें, जैसे बने थे क्वेश्चन उस प्रकार से। अब जैसे कि ये मैंने कल पेपर कराया था, तो इसमें ही बता देता हूँ जो क्वेश्चन बना था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित, वो क्या बना था वो देख लीजिएगा। देखो ये रहा, ये मैंने कल कराया था, आपको ध्यान होगा। तो इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांतों का एक घटक नहीं है। यानी समझ रहे हो आप, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला कौन सा वाला, जब मैं आपसे ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये आपके कॉग्निटिव प्रोसेस के 3 भाग हैं, यानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के 3 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो मेटा कंपोनेंट्स, दूसरा था आपका परफॉर्मेंस, तीसरा था आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये तीनों है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर यही तो था जो आपके ऐसे कह रहा था ये कि संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है। तो देखो मेटा यानी मेटा कंपोनेंट्स मैंने एक प्रकार बताया था, ये किसके थे, ये मैं आपको कह रहा हूँ जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थी ना, उसके 3 प्रकार बताए थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। जो पहला था मेटा कॉग्निटिव, दूसरा था परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, तीसरा था नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। जो क्रिएटिव कंपोनेंट्स है ना, ये तो मुख्य आपकी बुद्धि के अन्य प्रकार बताए थे ना 3, कौन कौन से, एक तो क्रिएटिव, दूसरा था आपका एनालिसिस, मैंने जो एनालिसिस ये भी बताए थे एनालिसिस, और फिर एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्रिएटिव हो गया, एनालिसिस हो गया और एक प्रैक्टिकल। एक बात देख लीजिएगा, मैंने यही प्रकार बताए थे आपको। आप देखिएगा मैंने ये कहा था कि इन 3 जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होते हैं, इनके अलावा बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, एक तो एनालिसिस, क्रिएटिव और एक आपका बताया था प्रैक्टिकल। इनके उपनाम और होते हैं, जैसे व्यवहारिक को हम कॉन्टेक्चुअल कह रहे थे, जो आपकी 2 नंबर की क्रिएटिव थी इसे एक्सपीरियंशियल बोल रहे थे, जो एनालिसिस है इसे हम बोल रहे थे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या हो गया फिर, अब जैसे कि उसने पूछा था कि जो आपके
जो आपके जो संगठात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है, तो वो आपको देखो 3 ये तो प्रकार थे, जो नहीं होगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कल हमने किया था। आज क्या पूछा है, आज आपको ये पूछा है कि जो हमने 3 प्रकार पढ़े थे ना, जैसे कि एनालिसिस, क्रिएटिव और व्यवहारिक, या जैसे प्रैक्टिकल कह रहे हैं, तो ये उनसे संबंधित पूछिए विशेषता। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखें, जो आपकी मेटा कंपोनेंशियल है ना, तो इसमें हायर ऑर्डर प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना, हायर ऑर्डर प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो आपकी तरल बुद्धि थी ना, जो तरल और ठोस बताई थी आपकी केटल ने, तो केटल ने जो तरल बुद्धि बताई थी ना, वो उसमें उसने बताई थी ये जन्मजात होती है, आनुवंशिकी होती है। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, जो तरल बुद्धि होती है ना, में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है ना, उसका एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है कौन सी, मेटा कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस, और कोई चीज़ विशेषता इसमें कोई बताने की है नहीं। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो सृजनात्मकता से बना है। अब देखो इसके स्टेप नहीं बताएंगे हम, ठीक है, ये किसी अन्य दिन बताऊंगा मैं इसे, ठीक है। कौन सी वाली है, 73 का, कि सृजनात्मकता की निम्न में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी जो मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों का संबंध दिखता है। जब क्रिएटिविटी हम पढ़ेंगे ना, सृजनात्मकता, तो आप ध्यान देना, वहाँ पे एक शब्द टर्म यूज की जाती है, क्या, देखो यहाँ पे भी एक बार देख लीजिएगा, ये स्टेप हैं, जैसे प्रिपरेशन होगी, फिर इंक्यूबेशन होगा, इल्यूमिनेशन होगा, फिर लास्ट में जाके वेरिफिकेशन होगा, तो ये स्टेप हैं। तो इन स्टेप में बताइएगा कि अचानक आपके दिमाग में आता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका नहीं बैठ रहा है आप में सॉल्यूशन उसका, यानी आप उस तरीके को नहीं अपना पा रहे हैं जैसे सॉल्व कर पाए, लेकिन उस समस्या का समाधान अचानक आपके दिमाग में आए, उसे ही बोलते हैं इल्यूमिनेशन, यानी एक तरह से उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में अचानक हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रतीपन, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे किसी दिन, इसके 5 सब जो स्टेप होते हैं उन सभी को देखेंगे, जैसे प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और आपकी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकार्यता या स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं आप हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था आपके मैकलीलैंड ने, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, मैकलीलैंड, और आपके इसमें एटकिंसन और आ जाएंगे, ठीक है, एवं एटकिंसन, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको ध्यान हो तो मैं इसे बता भी दूँ, ये मैंने कहाँ पे कराया था, ये कल का पेपर कराया था ना, इसमें देखिएगा, देखो इसी में किया था हमने, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे किया था ये वाला क्वेश्चन। देखो ये रहा क्वेश्चन कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है, तो उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा करेंगे। और जो आज हमने क्वेश्चन किया है उसे देखिएगा, इसे अलग तरीके से पूछा है कि किसी चीज़ को करने और अच्छे से करने में, अच्छे ढंग से करने से आपको उसमें विशिष्टता दिखाने की एक स्वीकारात्मक इच्छा होती है। यहाँ पर भी इच्छा, यहाँ पर संतुष्टि कहा गया है इसे, ठीक है, संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा, वही एक तरह से आपकी इच्छा ही है, ठीक है। तो वो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है, और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। तो लास्ट में आपको जैसे शुरुआत होगी आपकी नीड से, नीड के बाद होती है आपकी ड्राइव, ड्राइव के बाद होती है आपकी इंसेटिव, यहाँ पे एन है, ठीक है, इंसेटिव, यहाँ पे भी इंग्लिश दे रखी है इंसेटिव। तो यही आपको संतुलित प्राप्त करती है, यानी पुनः प्राप्ति की जो संतुलन स्थिति है वो इसी पे जाके समाप्त होती है। तो इसे बोलते हैं, ये एक क्रम होता है, यानी कि चक्कर चलता रहता है, जैसे नीड होगी फिर आपकी ड्राइव होगा, ड्राइव का इंसेटिव, फिर पुनः इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संबंधन कार्यक्रम नहीं है, यानी जो
प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो वो होगी कौन सी, जैसे कि विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल स्पेशल क्लासेज लगानी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध होने चाहिए, विशेषज्ञ यानी अच्छी मास्टरी वाले इसमें स्पेशलिस्ट हों टीचर, वो वाले सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो तो उस प्रकार के टीचर उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी वैसा ही। उन्नत कोर्स प्रदान करनी चाहिए, यानी जो भी एडवांस कोर्सेज जो होती हैं क्लास हैं वो अवेलेबल करानी चाहिए इन बच्चों के लिए। लेकिन कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना, तो ये तो सामान्य वालों को की बात हो गई, तो ये चीज़ें नहीं होंगी प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये सिंपली क्वेश्चन पूछा है इनमें कि आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षाओं को शिक्षण करवा रहे हैं, तो निम्नलिखित में से शिक्षण तकनीकों में से कौन शिक्षण तकनीकों में आप किन तकनीकों को अपनाएंगे, यानी कौन सा है बच्चा मंद गति से सीखने वाला अधिगमकर्ता या लर्नर बोल सकते हैं, तो उनसे संबंधित इनमें कौन सी विशेषताएं अपना सकते हैं या तकनीक अपना सकते हैं। जैसे पहला है कि सरल शब्दों में निर्देश देंगे, तो ये बात सही है। शब्द दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, ये भी बात सही है। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति करेंगे, तो ये तो एक तरह से प्रतिभाशाली बच्चों की या प्रतिभाशाली बोल सकते हैं या औसत बच्चे बोल सकते हैं, तो ये उनकी एक विशेषता हो जाएगी, यानी मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति करेंगे। तो जो आपकी मध्य गति से धीमी गति से सीखने वाले लर्नर है ना, आपके लर्नर, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। उन्हें दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, निश्चित तौर से उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ाएंगे तो वो कोरिलेट कर पाएंगे, जिससे अधिगम अच्छा होगा, तो बच्चे सीख भी जाएंगे। तो हम ये कहेंगे 1, 2 और 4, इसमें यही पूछा था ना सही कोट, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। इसमें पूछा है कि जो अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है, इससे संबंधित हमने कल भी क्वेश्चन किया था और इनसे संबंधित आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। जैसे कि अभिवृत्ति जन्मजात होती है, तो ये तो गलत है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं, किंतु ये क्रियात्मक और व्यवहारात्मक नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगी, बिल्कुल व्यवहारात्मक होते हैं। बाकी अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये बात तो पॉजिटिव है। बाकी ये अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक रहती है, तो सकारात्मक के साथ साथ ही नकारात्मक भी होती है, तो हम ये कहेंगे एक चीज़ नहीं होगी पर्टिकुलर, दोनों बच्चों की बात करनी होगी, सकारात्मक और नकारात्मक, जबकि ये बात कर रहा है केवल सकारात्मक की, तो ये भी गलत। हमें पूछा क्या था कि सही नहीं है, तो ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी, यानी जो सुपर मनोवैज्ञानिक हुआ ना, तो इसने अभिरुचि बांटी है, जैसे विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि आप किसी रुचि को आप जन्मजात है या अर्जित है उस हिसाब से बांटिए, यानी ये रुचियाँ हैं या जो आपका इंटरेस्ट है, तो ये इनको विभिन्न प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है। तो ये आपकी होती है ना, ये मैनिफेस्ट होती है, यानी प्रकट करने वाली कि मेजर होगी। एक सेकंड, ये कह रहा है कि सुपर के द्वारा वर्गीकृत प्रकार की अभिरुचि होगी, यानी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो किस प्रकार का होगा। सही है, ये प्रकट वाली है ना, ये प्रकट है, ये ऐसे ही हम मैनिफेस्ट बोलते हैं, तो यही होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये आपके पर्टिकुलर साइकोलॉजी के थे, हालांकि हमने ये क्वेश्चन तो 20 ही किए हैं, इसमें समय भी ज़्यादा लग गया, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की हैं ये थ्योरी से ही संबंधित बातें थी। इसमें अच्छे क्वेश्चन बने थे, कुछ मैंने कल कराए थे तो वो भी कोरिलेट कर दिए इसमें। बाकी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो नीचे तौर से कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।